नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 6 जनवरी 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, आपके सामने दो आर्टिकल्स है गेन्स फ्रॉम ट्रेड, कि अभी जो मर्चेंडाइज ट्रेड है वो देखो राइज हुआ है। अगर इंडिया से एक्सपोर्ट की हम बात करें, जानेंगे इंपोर्ट भी थोड़ा राइज हुआ है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल को लास्ट में देखेंगे। इसके अलावा हम जो आर्टिकल्स देखेंगे उनमें से पहला रहेगा टाइटन द नेट, कि भाई अभी साइबर सिक्योरिटी पे हमें और ज़्यादा फोकस्ड मैनर में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का या साइबर स्पेस का, जिसकी वजह से हेट्रेड, कम्युनल हेट्रेड बढ़ने के चांसेस हैं। एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को हार्म करने में एक बंदा अपने पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी हद तक गिर सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को हम देखेंगे। सोशल मीडिया का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है या इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या चैलेंजेस हैं। इसके अलावा ये आर्टिकल देखेंगे माइंडिंग द जेंडर गैप, कि भाई शादी की उम्र एक लड़की की 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी जाए तो उसमें कोई खराबी नहीं है, बहुत ही अच्छा कदम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फेवर में ये पॉइंट्स हम यहाँ से गेन करेंगे। फिर एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे द कोर्ट्स ड्यूटी, कि भाई हेट स्पीच लगातार बढ़ती चली जा रही है, मेनली माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में। तो उसके लिए ड्यूटी जो बनती है वो कोर्ट की बनती है, पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट की। वैसे तो हमने कल ऑलरेडी देख लिया था एक आर्टिकल, पर इस आर्टिकल में कुछ अलग पॉइंट्स हमारे लिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे। और ये आर्टिकल टाइडिंग ओवर ओमिक्रॉन, इस आर्टिकल को आप खुद से पढ़ोगे और ज़रूर पढ़ोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें सिंपल लैंग्वेज में बताया हुआ है कि कैसे हम टैकल कर सकते हैं ओमिक्रॉन के स्प्रेड को। ठीक है, तो ये आप ज़रूर पढ़ोगे इसको। तो 3 आर्टिकल से 3 को डिटेल में देखेंगे, एक की समरी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल है टाइटन द नेट। इस आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर मीरा चड्डा भोरवंकर जी के द्वारा। देखो, इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि मेरे पास एक मेल आता है सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, और उसमें एक लड़की जो है वो ये कह रही थी कि मैं अब सुसाइड करने वाली हूँ। तो फिर बाद में मैंने अच्छे से बस इन्वेस्टिगेट किया तो पता पड़ा, उससे इंक्वायरी की तो पता पड़ा कि उसका पुराना कोई बॉयफ्रेंड है। वो उस जो कि वो लड़की बता रही थी कथित तौर पे, ठीक है, एलिजिडली, कि उस बॉयफ्रेंड ने उसकी पुरानी फोटोज़ को मॉर्फेड कर दिया। मॉर्फेड का मतलब होता है एक तरीके से रूपांतरित करना, इमेजेस में कुछ एडिटिंग कर देना, और उसके बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उन जो चेंज की हुई फोटोज़ हैं उनको शेयर कर रहा है और उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है। तो ऐसे में उस लड़की को बोला, मैंने एडवाइस किया कि आप जाओ और पुणे में जो पुलिस साइबर सेल है वहाँ पर आप अपनी FIR लॉन्च कराओ, और मैंने वहाँ पर इन्फॉर्म भी कर दिया कि आप FIR लॉन्च करो। पर फिर बाद में जिस इंडिविजुअल को इन्वेस्टिगेट करना था मुद्दा, तो वो वहाँ से छुट्टी पे चला गया था। बोला इस तरीके से वो लड़का जो था जिसने इस तरीके से इमेज को मॉर्फिंग की इमेज की और उसके बाद में वो बच निकला, बोले ये एक कॉमन चीज़ है। बोले मैं उस टाइम पे पुणे में कमिश्नर ऑफ पुलिस हुआ करती थी पुणे में, और ये स्टोरी है 2011 की। तो ये चीज़ है ना, बोले 2011 की है, पर अभी तक भी इसके जो हैवॉक है या फिर इसका जो इम्पैक्ट है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। आज के टाइम पे जो साइबर टेक्नोलॉजी है इसका बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ किया जा रहा है, और पर्टिकुलरली देखें तो विमेन के अगेंस्ट में, चाहे फिर वो किसी भी उम्र की हो, चाहे फिर वो किसी भी प्रोफेशन से एसोसिएटेड हो या कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करती हो, तो विमेन डिग्निटी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए देखा जा रहा है अभी, अगर साइबर स्पेस या साइबर टेक्नोलॉजी की यूटिलिटी की हम बात करें तो। अभी अगर देखा जाए तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के अकॉर्डिंग लगभग 825 मिलियन, इसका मतलब हो गया 82.5 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं इंडिया में। ठीक है, ये डेटा है मार्च 2021 का, तो ये डेटा आपको काम आ जाएगा जब भी आप आंसर राइटिंग में यूज़ करो। तो इसमें आप देख सकते हो कि ज़्यादातर तो जेन्युइन है। जेन्युइन का मतलब जो लोग अपने काम से काम रखते हैं, जैसे कुछ भी अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अपनी जो कोई भी है, कहीं घूमने फिरने गए, सेल्फी ले ली, शेयर कर दिया, वो अपने हिसाब से नॉर्मली चलता रहता है, पोस्ट डाल दी, कि या फिर अपनी बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिशें कर रहे हैं, वो सारा चलता है। बोले एकदम जेन्युइन है, उसमें कोई इतना गलत कोई कंटेंट वहाँ पे देखने को नहीं मिलता। पर फिर भी कुछ ऐसे हैं जो कि रॉग एलिमेंट्स को प्रमोट करते हैं, समाज में गड़बड़ियों को फैलाने वाली चीज़ों को प्रमोट करते हैं, जो कि हमारे पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर रहा है। पूरे देश में जो राजनीतिक व्यवस्था उसको बिगाड़ रहा है, इकोनॉमी के लिए क्राइसिस पैदा कर सकता है, पर्सनल और प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स के लिए जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ को क्राइसिस में डाल सकता है। ऐसी एक्टिविटीज़ कुछ लोग करते हैं।
तो ऐसे में ये जो हमारे कंट्री की बात करें, हमारे कंट्री में सोशल फैब्रिक कैसा है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है, बहुत ज़्यादा वीक है। कोई भी इसमें एक छोटी सी चिंगारी दे तो बहुत बड़ी आग में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, चाहे धर्म के नाम पर करे, चाहे कास्ट के नाम पर करे, चाहे क्लास के नाम पर करे, कैसे भी कर दे, बस केवल चिंगारी लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि सब में एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो बहुत ही शानदार तरीके से हमारे प्रोड्यूस होता है। खैर, मुद्दा आ जाता है अभी का। तो अभी क्या है, जो लेटेस्ट हमने एक्सप्लेन पेज पे डिस्कशन किया था, गिटहब पे एक एप्लीकेशन तैयार की गई जिसका नाम बुल्ली बाई। ये गिटहब जो है एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी अपना सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन डेवलप करके अपलोड कर सकते हैं। अब इस बुल्ली बाई एप्लीकेशन पे क्या किया जा रहा है, मुस्लिम वुमेन की इमेजेस जो कि उन्होंने कभी सोशल मीडिया पे शेयर की होगी, उनको वहां से लिया जाता है, उनके एडिटिंग की जाती है और फिर उसके बाद में उनकी ऑक्शनिंग की जाती है। और ऑक्शनिंग भी कैसे, बोला आज की बुल्ली बाई ये रही, लगाइए इसकी बोली, समथिंग ऐसे करके। अब इस चीज़ को लेकर के जो मुस्लिम वुमेन है उनमें बहुत ही ज़्यादा आक्रोश आ गया और फिर अल्टीमेटली उन्होंने पुलिस से कांटेक्ट किया। और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, पिछले साल सुल्ली डील्स करके भी इसी तरीके का एक इंसिडेंट, जो कि इसी तरीके की एप्लीकेशन जो कि गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई थी और उसमें लगभग 80 मुस्लिम वुमेन की मतलब प्रोफाइल से इमेजेस पिक की गई और उनका फिर बाद में इसी तरीके से ऑक्शन किया गया। और नाम क्या लिखते थे, डे ऑफ द डील ऑफ द डे। अब इसमें सिंपल सी बात ये देखो कि कैसे वो अपनी मतलब एक ह्यूमन डिग्निटी को वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है वहां पर, साइबर स्पेस में कितना अब्यूजिव मैनर में इनका यूज हो रहा है। तो ऐसे में अरेस्ट तो देखो किया जा चुका है। पहले तो ये जो यहां पर हमने देखा ना ऊपर वाला, कि ये वाला ऊपर वाला गली डील्स वाला, ठीक है ना, यहाँ पर पिछले साल वाला जो इंसिडेंट था उसमें तो देखो इतना अरेस्ट हुआ नहीं था। सुली डील्स वाला, इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट कुछ आउटकम मिला नहीं। पर हाँ, अभी ये जो बुल्ली बाई है, इस केस में अभी तक 2-3 जनों को अरेस्ट किया जा चुका है। तो ऐसे में देखो, ये जो हीनियस क्राइम है इनको वाकई में हमें टैकल करना होगा। और इसमें देखो, बुल्ली बाई हो या फिर सुल्ली डील्स हो, इनके लिए देखो दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस भी अपनी तरफ से बहुत हद तक काम कर रही है। जो हमारी सर्ट इन है, जो साइबर स्पेस सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए सेंट्रल एजेंसी है, दैट इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, वो देखो क्रिमिनल्स को ट्रैक कर रही है, ट्रैक भी किया जा चुका है। और साथ में ये देखा जा रहा है कि जो वुमेन जिनको अभी साइबर स्पेस में जिनकी बुलिंग की जा रही है, जिनका पीछा किया जा रहा है, स्टॉकिंग की जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऐसे इंसिडेंट्स पे फोकस किया जा रहा है। अब देखो, बात ऐसी है कि कितनी ज़्यादा प्रेशर में रहना एक मजबूरी हो चुकी है हमारे यहाँ पर फीमेल्स की। कारण कि मान लो अगर एक शादी के लिए कोई रिश्ता आया है और उस लड़की की फ़ोटो अगर किसी ने मॉर्फिंग करके और किसी ओल्डर बॉयफ्रेंड ने उसको ब्लैकमेल करने के चक्कर में, फॉर्मर बॉयफ्रेंड ने, और वो एडिटिंग करके अगर साइबर स्पेस पे ही कुछ वो शेयर कर दी, तो एक छोटी सी चीज़ के चलते उस लड़की की शादी वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। अब हमारे समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि किसी लड़की की अगर शादी एक बार टूट जाती है तो उसके बाद में उसको ऐसे माना जाता है जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा क्राइम हो गया। तो इस चीज़ में हमें कहीं ना कहीं एक लड़की के कैरेक्टर को इस तरीके से डिफेम होने से बचाने की ज़रूरत है, जिसमें कि उनका खुद का डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पर हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या जाता है, वो है कि पुलिस के सामने केसेस बहुत कम आते हैं। कि लोग जो हैं वो डरते हैं कि क्यों पुलिस के पास में जाए, पुलिस के सामने पास जाएंगे तो ज़्यादा हमारी बदनामी हो जाएगी, और बोले इस मुद्दे को रफा दफा करो। तो ऐसे में अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर डेटा की हम बात करें, तो एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से देखिए तो क्राइम इन इंडिया 2020 रिपोर्ट के हिसाब से डिफेमेशन या फिर मॉर्फिंग ऑफ वुमेन्स फोटो, मतलब औरतों की जो फोटो है उसमें कुछ एडिटिंग की अगर हम बात करें, तो बोला केवल 251 केसेस ही आए जिसमें एक औरत की जो एक होती है ना कि रेपुटेशन, उसको डाउन करने की कोशिश की गई हो या फिर उसकी फ़ोटो के साथ में कोई छेड़खानी की गई हो। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड के अंडर में अगर कोई भी फेक प्रोफाइलिंग करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं पर भी, तो इससे रिलेटेड केवल 354 केसेज आए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात कर लो या फिर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट की बात कर लो, इनके अंडर में केसेस की बात करो तो बहुत कम है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि कितने प्रोविजन हमारे यहाँ पर वुमेन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अवेलेबल है, उसके बावजूद भी केसेस के नंबर्स कितने कम हैं। तो बोला यहाँ पर केसेस के रजिस्ट्रेशन में जो हिच है ना, जो एक रुकावट है,
उसको ठीक करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि देखो, जब पुलिस को पता पड़ता है ना किसी भी चीज़ के बारे में कि हाँ ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ है, तो फिर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि कैसे ही सिचुएशन अभी समाज में प्रिवेल कर रही है। अब देखो, बात ऐसी है कि अभी साइबर ब्लैकमेलिंग की अगर बात करें, उसमें स्टॉकिंग करना, जैसे आपने कोई कमेंट किया और आपके कमेंट के पीछे आपके पीछे ही पड़ गए लोग, ठीक है। बुलिंग करना मतलब आपको इस तरीके से यूज़ करना, ब्लैकमेल करके, कि आप ना चाहते हुए भी मजबूरन उनका सहायता करते हो, जो लोग की गलत काम करते रहते हैं। बोले ये पूरे हमारे कंट्री में होमोजीनस है। होमोजीनस का मतलब ह्यूमंगस है। ह्यूमंगस का मतलब हो गया बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में या बहुत बड़े स्केल पे ये कंटिन्यू चल रहा है। और ये ही बहुत बड़ा कारण है कि आज हमारी जो वुमेन्स हैं उनके स्ट्रेस का भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है, और उनकी फैमिलीज़ को भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी है, रूरल एरिया है, ऐसा कुछ नहीं है किसी पर्टिकुलर एक कास्ट या किसी कम्युनिटी को फोकस में लिया जा रहा है। बोले ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल फोकस किया जा रहा है कि भाई कैसे अर्निंग्स की जा सकती है, या फिर अपने खुद के एजेंडास को लोग कैसे अपनी प्रमोशन दे सकते हैं। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो रिपोर्टिंग होनी चाहिए ना इन केसेस की, उसमें जो रिलेक्टेंस है वो कम हो, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन साइबर क्राइम से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन जब कराएंगे, तो फिर पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेज है वो भी प्रॉपरली काम कर पाएंगी, या साइबर क्राइम से रिलेटेड जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट है वो टैकल कर पाएंगी। एनसीआरबी स्टैटिस्टिक्स से हमने देख ही लिया कि 2020 में लगभग 50,035 साइबर क्राइम्स हुए। ये डेटा भी बताया जा रहा है यहाँ पर। इनमें से स्पेसिफिकली अगर वुमेन के अगेंस्ट में देखें तो कितना, 10,405। क्या इतना ही हुआ होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और है। बहुत सारे केसेस हैं बट रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं है। तो इस केस में एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग होनी ज़रूरी है, टाइम पे रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है केसेस का, जिससे कि इस तरीके के साइबर क्राइम्स को हम टैकल कर सकें। अब जैसे कि मुस्लिम वुमेन की डिग्निटी को जैसे हार्म पहुंचाया गया, तो उन्होंने अप्रोच कर लिया दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस को, और उसमें जल्दी से एक्शन लेने में प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। तो रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दूसरी तरफ क्या होता है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो फोटोज़ या पिक्चर्स जो भी शेयर की जाती है, उनका फिर बाद में आजकल इतनी स्मार्ट एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, उनका यूज़ करके या फिर यूज़ करके मतलब एक तरीके से उनको ब्लैकमेल करना, ये। इसके अलावा या किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में ऑनलाइन सेक्स चैट हो गई हो, पोर्नोग्राफी से रिलेटेड अगर कोई मुद्दा उनके बीच में कोई डिस्कशन हो गया हो, तो उससे लेकर के क्या करते हैं कि जो लड़कियां हैं उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं लड़के। तो इस केस में हमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है अभी देखा जाए तो, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनली बहुत सारी गैंग्स हैं जो कि इसी पर काम कर रही है। और आपको ये भी पता है इंटरनेशनल गैंग्स हैं तो वो तो सर्वर्स का भी कहाँ पर लोकेशन होगा, आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया है तो उनका डिटेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। इवन कल परसों हमने जब गिट हब के बारे में डिस्कशन किया था एक्सप्लेन पेज पे, तब यही तो था कि गिट हब जो है वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर उनके साथ में कॉपरेशन भी नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली पुलिस या मुंबई पुलिस उनसे कुछ कॉपरेशन मांग रही है कि भाई आप आईडी दो। गिट हब बस इतना बोल रहा है कि हमारी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग उन यूज़र्स ने सही काम नहीं किया तो हमने उनकी यूज़र आईडी को सस्पेंड कर दिया, पर उनका जो इन्फॉर्मेशन थी, उनके इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में अभी भी गिट हब नहीं आगे आ रहा है। तो इस केस में और एग्जैक्टली वो चीज़ हमने देखी, ट्विटर वाला जो केस हुआ था कि ट्विटर में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में जब रविशंकर प्रसाद जी हमारे आईटी मिनिस्टर हुआ करते थे, उस टाइम पर ट्विटर ने भी इसी तरीके से कॉपरेट करने से मना कर दिया था। तो बोले ये अपने आप में लगाम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वैसे तो देखो सर्टेन जो है हमारी बहुत ही कमेंडेबल काम कर रही है, पर सवाल ये है ना कि सबसे पहला जो क्रूशियल कदम है, निर्णायक कदम है, वो ये कि कम से कम कानून के बारे में लोगों को पता हो, इन्फॉर्मेशन पूरी हो, उनको अवेयरनेस हो, और वो जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करे जो सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है, जिससे कि टाइम पर एक्शन लिया जा सके। आज के टाइम पे साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में वुमेन, यंग गर्ल, इनको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और वर्चुअल वर्ल्ड जो है, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू वो कनेक्ट होते हैं, उसके बारे में उनको अच्छे से समझाना चाहिए, ठीक है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपर एक उनके पास में एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए कि कैसे साइबर अब्यूज़ होता है, किस तरीके से सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रख करके वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एंगेज कर सकते हैं बिना किसी रिस्क के।
ठीक है ना। और साथ में देखो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों मेजर्स लेने की ज़रूरत है, और साथ में हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने की ज़रूरत है, जिससे कि कहीं पर भी अगर कोई अब्यूजिव ट्रैफिक आ रहा है तो उसको टैकल किया जाए। और साथ में ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना ज़रूरी है कि अगर कहीं पे भी वुमेन या चिल्ड्रन इनके अगेंस्ट में अगर कोई भी इस तरीके का ट्रेंडिंग सिस्टम कुछ चल रहा है तो उसको वहीं पर वो बैन करे, रेगुलेट करे, और जल्दी से जो भी सिक्योरिटी सिस्टम है उनको इन्फॉर्म करे, पुलिस को इन्फॉर्म करे, सर्ट इनको इन्फॉर्म करे, जिससे कि वो टाइम पे एक्शन ले सके। ठीक है। इसके लिए देखो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो देखो पुलिस स्टेशन में साइबर सेल्स स्टैब्लिश हो, रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए पुलिस वालों की या जो भी सिक्योरिटी पर्सनल है उनकी, कोलैबोरेशन होना चाहिए साइबर एक्सपर्ट्स के बीच में कंटिन्यूअस बेसिस पे, जिससे क्या है अपडेटेड रहें वो कि भाई अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है ट्रेंड में। ठीक है। इसके अलावा कैपेबिलिटी ऑफ हमें फॉरेंसिक लेबोरेटरीज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि होता क्या है जब कभी भी इन्वेस्टिगेशन होता है तो हम एविडेंस बेसिस पे करते हैं, राइट। अब एविडेंस बेसिस पे तो फॉरेंसिक लैब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, तो वहां पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उनकी स्ट्रेंथन होना। इसके अलावा टेक्निकल जॉब्स हैं वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगी, कारण कि अब सारा खेल ही वर्चुअल वर्ल्ड पे चला गया है, तो ऑफेंडर भी वर्चुअली काम कर रहा है, तो फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन भी वर्चुअली होगी, तो हमें एक्सपर्ट्स चाहिए, शार्प स्किल के इंडिविजुअल्स को हमें रिक्रूट करना चाहिए हमारे सिस्टम में। इसके अलावा साइबर एक्सपर्ट्स की बात करें तो उनकी साइज अब लगातार बढ़ रही है, डिजिटल एविडेंसेस पे बेस काम होता ही है, मैं बता ही चुका हूं। इसके अलावा कोर्ट्स में जो एडजुडिकेट करने वाली अथॉरिटीज जैसे जजेस हैं इनको भी पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि भाई किस तरीके से वो साइबर स्पेस से रिलेटेड मुद्दों को वो टैकल करेंगे। नहीं तो क्या होगा, आउटडेटेड अगर जुडिशरी रहेगी तो फिर कैसे एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को आप प्रोटेक्ट कर पाओगे। हम आगे डिस्कस भी करेंगे इस मुद्दे को। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज के अंडर अगर देखें है ना हमारे यहाँ पे, तो स्टेट्स को और यूटीज को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अच्छी खासी फंडिंग भी प्रोवाइड की गई है एक स्कीम के अंडर, जिस स्कीम का नाम है साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसका शॉर्ट फॉर्म हो गया CCPWC। इस स्कीम के अंडर में जिससे क्या है कि साइबर फॉरेंसिक कम ट्रेनिंग लेबोरेटरी स्टैब्लिश की जा सके स्टेट्स में, क्योंकि हमें पता है पुलिस क्या है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि प्रॉपर रिसोर्स अलोकेशन, कैपेबिलिटी एनहेंस करनी, स्ट्रेंथन करना इन्वेस्टिगेशन को, तब जाकर के हम बहुत बड़े मैनर्स को टैकल कर पाएंगे। तो ऐसे में ये हो गया। फिर बात आ जाती है फास्ट ट्रायल्स की। भाई बात ऐसी है कि अगर रजिस्ट्रेशन अगर आ भी रहे हैं केसेस के, तो वो उन केसेस को कहते हैं ना कन्विक्शन रेट बहुत कम है। जैसे NCRB के हिसाब से देखें 2020 में लगभग 9 केसेस, केवल 9 केसेस ही साइबर ब्लैकमेलिंग के कंप्लीट हो पाए हैं, जबकि केसेस कितने आए थे 390 अभी कब, जबकि पेंडिंग कितने चल रहे हैं 393 केसेस, अभी तक भी बहुत ज़्यादा ड्यूज हैं। इसी तरीके से आप साइबर स्टॉकिंग की बात कर लो, या फिर वुमेन या चिल्ड्रन को बुलिंग जो की जाती है उनको जो बलि का बकरा बना करके कोई और तरीके से यूज़ करना, ठीक है, उस तरीके केवल 29 केसेस कंप्लीट हुए हैं, जबकि कितने केसेस बाकी हैं 1500 से ज़्यादा केसेस बाकी हैं। तो ये डेटा क्या शो कर रहा है, ट्रायल बहुत ही ज़्यादा लूज है, तो इसके लिए एक स्पीडी ट्रायल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो फिर वही बात, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इस केस में जो प्रोसिक्यूटर है, जजेस हैं, जुडिशियल ऑफिशियल्स हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तो सवाल क्या है, टाइम पे रिपोर्टिंग हो साइबर क्राइम की, टेक्निकल प्रोफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन हो एडिक्वेट सपोर्ट के साथ में, कि हाँ इन्वेस्टिगेशन के साथ में उन एविडेंसेस को प्रॉपर रिसर्च की जाए, फॉरेंसिक उनकी रिपोर्ट बने, और उसके बाद में कोर्ट ट्रायल्स टाइम बाउंड पे हो, तब जाकर के ये साइबर सिक्योरिटी हम इंश्योर कर पाएंगे। ज़्यादा भी नहीं तो हमारी वुमेन जो है उनकी डिग्निटी को हम इंश्योर कर पाएंगे। तो ये बात है पूरी की पूरी साइबर स्पेस से रिलेटेड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है माइंडिंग द जेंडर गैप। आर्टिकल को लिखा गया है यहां पर गुरु प्रकाश पासवान और रुचि सिंह के द्वारा। देखो इस आर्टिकल की शुरुआत हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब कभी जैसे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है ना, उनमें 169 टारगेट्स हैं, तो वो आप जरूर पढ़ के रखो, उनको रट लो, ठीक है। 17 पॉइंट्स तो आपके दिमाग में होने चाहिए, जिससे क्या है कि आप कहीं पर भी उनसे रेलेवेंट कोई भी चीज आए तो आप उसको कोट कर सको, ठीक है ना, ये जरूरी है। देखो मुद्दा क्या है कि इंडिया ने बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम उठाया है
जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो गोल 5 है उसके हिसाब से, जिसमें क्या फोकस किया था यूनाइटेड नेशन में कि नेशन स्टेट्स जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी देश हैं, वो कोशिश करेंगे कि जेंडर इक्वालिटी को वो प्रमोट करे और इसी के लिए वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी करे। तो बोला इसी तरफ एक कदम उठाया गया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई शादी के टाइम पे लड़के की और लड़के की उम्र बराबर होनी चाहिए, और वो कितनी 21 ईयर्स। तो बोले ये जेंडर गैप को सही करने का एक ये तरीका है। इसके अलावा इंडिया ने एक कन्वेंशन को भी साइन कर रखा है, रेटिफाई भी कर रखा है, मतलब हमारी तरफ से हमारा अप्रूवल दिया हुआ है इसको, और उसका नाम है एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन 1993। हमने 1993 में इस कन्वेंशन को साइन कर लिया, और इस कन्वेंशन का जो आर्टिकल 16 है वो क्या कहता है कि चाइल्ड मैरिज को रोका जाए, चाहे कैसे भी हो, सरकारें इसके लिए कोशिश करेंगी। और दूसरी कि एक लड़की की जो कम से कम जो उम्र होनी चाहिए शादी के टाइम पे, उसके लिए प्रॉपर कानून एनफोर्स किए जाएं। बोले इस तरीके के कन्वेंशंस को हमने फॉलो कर रखा है। तो फिर अगर उम्र एक लड़की की शादी की 21 साल कर दी गई है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो जब से अभी तक देखो 1998 से लेकर अभी तक देखे जाए तो हमारे यहाँ पर नेशनल लेजिस्लेशन भी है जो कि ह्यूमन राइट्स को देखते हुए काम कर रहे हैं कि हाँ जी हमें वाकई में मानवीय अधिकारों को तो ध्यान में रखना होगा, जिसके लिए देखो एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 भी है, उसके भी हम कहीं ना कहीं फॉलोवर हैं या फिर उसकी कॉन्सोनेंस में, मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ 1948 को देखते हुए हमने हमारे यहाँ पर कानून भी बनाए हुए हैं, जिनमें एक कानून है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है ना, जो कि 2006 में आया था कि भाई एक उम्र से कम उम्र में अगर किसी भी इंडिविजुअल की शादी होती है तो वो चाइल्ड मैरिज कंसिडर की जाएगी और उसके बाद में उस शादी को वहां पर नल एंड वॉइड कंसिडर कर लिया जाएगा। तो बोले अगर हम देखें तो यहां पर औरतें फीमेल्स हमारी पूरी पॉपुलेशन का लगभग 50% है। तो ऐसे में आधी आबादी को अगर आप वाकई में अधिकार नहीं दोगे तो फिर बाद में कैसे हम हमारे कंट्री को एम्पावर कर पाएंगे। भाई 50% अगर पॉपुलेशन अगर एम्पावर्ड ही नहीं फील करेगी, प्रोटेक्टेड फील ही नहीं करेगी, तो फिर कैसे आप अपने कंट्री को एम्पावर कर पाओगे। बची हुई 50% मेल जो वर्क फोर्स है या जो मेल काउंटर पार्ट्स है, क्या अकेले पूरे देश को आगे बढ़ा पाएंगे? जी बिल्कुल भी नहीं, बहुत मुश्किल हो जाती हैं इस केस में। तो ऐसे में आधी आबादी के लिए उनके अधिकारों को बचाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अगर हम मैरिज की बात करें तो नॉर्मली सोसाइटी में एक ट्रेंड निकलता है कि भाई औरत की उम्र जो है, लड़की की उम्र है, वो लड़के की उम्र से कम होनी चाहिए। ये सोशल परसेप्शन निकल के आ रहा है जो कि बायोलॉजिकल की बजाय सोशल ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि अगर वाकई में एक लड़की की उम्र एक लड़के से कम है और अगर उस लड़की की उम्र 18 से भी कम है तो वो लड़की जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाएगी, माल नरिशमेंट का शिकार रहेगी, क्योंकि उसको यही नहीं पता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, डॉक्टर से क्या कंसल्टेशन लेनी है, क्या क्या प्रिवेंटिव या क्यूरेटिव मेजर्स लेने हैं, या फिर छोटी रहने के चक्कर में उसको मेंटल, इमोशनल और फिजिकल वायलेंस का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ही तो कानून लाया गया था, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006। और उसमें सेक्शन 2 क्लॉज ए सीधा क्या कहता है कि एक वुमन जिसकी एज 18 साल है उसको उससे कम उम्र का अगर कोई भी लड़की है तो उसको बच्चा कंसिडर किया जाएगा, और मैन जिसकी एज अगर 21 साल है या उससे कम 21 साल है उससे कम है तो उसको क्या कहा जाएगा, चिल्ड्रन। तो इस केस में क्या हो गया कि एक औरत, उसके लिए तो बच्चे की डेफिनेशन आपने 18 साल लिख दी, और एक मेल उसके लिए आपने लिख दी 21 साल। तो बोले ये डिफरेंस क्यों, जबकि आप तो इक्वालिटी की बात करते हो। और जब पूछा जाए कि भाई 18 साल क्यों, 21 साल क्यों, तो बोले कोई जस्टिफाइबल लॉजिक नहीं है। यहां पर केवल और केवल एक मुद्दा और अगर देखें तो हम डेमोक्रेटिक कंट्री के मेंबर्स हैं, राइट। तो उस केस में जब एक डेमोक्रेसी में सरकार को इलेक्ट करने के लिए जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसमें 18 साल की उम्र हमारे यहाँ पर फिक्स की हुई है, पहले 21 साल हुआ करती थी, तो इसमें ना तो मैन ना वुमेन, इसके बेसिस पे आपने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रखा। हमारे यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट अवेलेबल है उसमें सीधा सा कह रखा है कि हाँ भाई 18 साल उम्र होते ही आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो। तो बोला जब वोट देने के लिए सेम एज हो सकती है तो शादी के लिए सेम एज क्यों नहीं हो सकती।
इसके अलावा आगे बताई जा रही है कि भाई इक्वालिटी अगर प्रमोट करना चाह रहे हो तो एक मैरिज जैसे एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक बॉन्डिंग स्टैब्लिश हो रही है दो इंडिविजुअल्स के बीच में, तो वहां पर आप कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। तो बोले यहां पर ये जो 18 साल 21 साल का जो गैप है 3 साल का, बोले ये सोशल ज्यादा है, बायोलॉजिकल नहीं है। अगर यहां पर थोड़ा बहुत भी अगर आर्ग्यूमेंट साइंटिफिकली देने की कोशिश भी की जाए तो कोई प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में जनरल आर्ग्यूमेंट जो आते हैं वो ये कि वुमेन जो है वो छोटी होनी चाहिए शादी के टाइम पे। पर क्या है आज की परिस्थितियां क्या है, आज की परिस्थितियों में एक लड़की एक लड़के के बराबर खड़ी है। एजुकेशन में माँ बाप अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको पढ़ाना लिखाना, आज देखो अच्छे खासे पैकेजेस भी अच्छे का ले रही हैं लड़कियां। तो पॉइंट क्या रहा है कि हर एक स्फेयर में जब इक्वालिटी प्रमोट हो रही है तो शादी वाले स्फेयर में क्यों नहीं होनी चाहिए। तो ये है मेन मुद्दा। इसके आगे अगर देखें, फिर देखो हम इक्वालिटी की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है इक्वल लॉज। अब इक्वल लॉज का मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर आर्टिकल 14 की हम बात करें, या फिर हम कह सकते हैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सेक्स के बेसिस पे। आप देखते हो RRCSP, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो बोले सेक्स के नाम पर यहां पर क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अगर शादी की पर्टिकुलरली बात की जाए तो। इसके अलावा इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है क्या नहीं, तो बोला इसको एक बार थोड़ा हमें प्रोग्रेसिव मैनर में समझना होगा। कारण क्या है, होता क्या है, जब एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, जैसे कि हमारी सोसाइटी प्रोग्रेसिव है, इसमें क्या है कि जब कभी भी कोई नया इंटरवेंशन आता है तब बेशक हम थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करते हैं या हमें ऑकवर्ड फील होता है, पर टाइम के साथ में ये चीज़ें सेटल हो जाती है। जब एक लड़की की उम्र 15 साल से बढ़ा करके 18 साल की गई थी शादी की, उस टाइम पर भी एग्जैक्टली ऐसा ही कोई माहौल बना होगा जिस तरीके का आज बन रहा है। पर आज 18 से 21 साल की जा रही है तो भी हमें ऐसा फील होता है यार लड़की की उम्र ज़्यादा की जा रही है। तो हो सकता है कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑब्जेक्शन करें या फिर प्रॉब्लम में हो, पर टाइम के साथ साथ में हमारी सोसाइटी क्योंकि प्रोग्रेसिव है एडजस्ट कर लेगी। तो ऐसे में करंट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो इनिशिएटिव लिए हुए हैं वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, तो उसमें या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट है फीमेल स्टूडेंट्स का, वो 2015-16 में सिर्फ कितना हुआ करता था 46.2%, जिससे बढ़कर 49% हो गया है। इसके अलावा जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा उज्ज्वला स्कीम की बात करो, मुद्रा या प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ही बोला औरतों को हुआ है, उसमें डाउट भी नहीं है वुमेन। और आपको पता ही है कि घर की मुखिया अगर औरत है तो ही बोला बेनिफिट्स दिए जाएंगे। और आपको पता भी है कि एक प्रॉपर्टी जब आप रजिस्टर करवाने जाते हो, रजिस्ट्री करवाते हो, तो क्या बोला जाता है कि अगर आप फीमेल फैमिली हेड ऑफ द फैमिली के नाम पे अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट में भी रियायत मिलती है। तो बोला ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में देखो निर्मला सीतारमन जी पहली ऐसी इंडिविजुअल जो कि इंडिपेंडेंटली फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे काम कर रही हैं, लगातार काम कर रही है, ये पहली बार है। इसके आगे देखो जो सुषमा स्वराज जी थी वो इंडिपेंडेंटली, ध्यान रखना, इंडिपेंडेंटली पहली लेडी थी जो कि फॉरेन अफेयर मिनिस्टर बनी। उनके पहले इंदिरा गांधी जी थी, पर वो साथ साथ में उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर भी हुआ करती थी। तो बोले ये अपने आप में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो कोशिशें की जा रही है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही चीज़ है कि अभी इक्वल एज फॉर मैरिज होनी चाहिए। अब देखो हमारे यहाँ पर चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। हम क्या कहते हैं उसमें कि एक पर्टिकुलर उम्र जिसमें लड़की की उम्र 18 साल, लड़के की उम्र 21 साल से कम है और शादी कर ली जाती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मैरिज को वॉइड एब इनिशियो, दैट मीन्स शादी हुई ही नहीं ऐसा कंसिडर किया जाता है। पर इस केस में वॉइड एब इनिशियो कब कंसिडर किया जाता है कि एक लड़का जिसकी शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए, अब उसकी शादी की उम्र 21 साल से पहले ही उसकी शादी कर दी गई, तो वो केस कब रजिस्टर करा सकता है कि भाई मेरी तो चाइल्ड मैरिज हुई थी। कब करा सकता है, जब उसकी उम्र 21 साल गेन कर लेगा वो। तो ऐसे में एक लड़के के पास में 2 साल का टाइम रहता है कि वो अपनी शादी को नल एंड वॉइड कंसिडर करवा सकता है। तो ऐसे में एक लड़का कब तक करवा सकता है अपनी शादी को, जब तक कि उसकी उम्र 23 साल तक की हो, तब तक उसके पास में अथॉरिटी है, उसके पास में है कि भाई वो अपनी शादी को कैंसिल करवा सके। जबकि लड़की की तरफ अगर देखें
तो 18 साल की उम्र में आकर के लड़की है वो चाइल्ड की वो जो डेफिनेशन है उससे ऊपर आ जाएगी, बालिग हो जाएगी। अब उसके पास में 2 साल का टाइम बचता है कि वो अपनी शादी को नल एंड वॉइड कंसीडर करवा सके। तो उसके लिए क्या करना, कितने साल तक वो कर सकती है, जब तक उसकी उम्र 20 साल। तो भाई ये क्यों डिफरेंस क्यों कि एक लड़के को तो आपने 23 साल तक का टाइम दे दिया अपनी शादी को कैंसिल करवाने का, जबकि लड़की को सिर्फ 20 साल का। बोले ये डिस्क्रिमिनेशन अगर दोनों के लिए 23-23 साल हो जाएगा तो प्रॉब्लम कहाँ है, ये चीज बताई जा रही है राइटर्स के द्वारा। तो बोला ऑब्जेक्टिव जो है इक्वालिटी का, उसमें बायोलॉजिकल या सोशल या फिर एक कहता ना एक प्रॉपर रिसर्च बेस्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि केवल हाँ हाँ होना चाहिए बस, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हमारे यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट आया, ठीक है, उसमें क्या प्रोविजन थे, बेसिक रिक्विजाइट्स ही तो थी कि भाई शादी के बाद में कितनी क्या होना काम होना चाहिए, कितनी लड़की का अधिकार होगा, ये सारी चीजें तो थी। तो बोले नीति आयोग के द्वारा जो अभी टास्क फोर्स ने अपनी रिकमेंडेशन दी है और ये जो चेंजेस लाने की बात की जा रही है शादी की उम्र में, लड़की की शादी की उम्र के लिए, तो बोले ये बहुत प्रोग्रेसिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये हमारी बहनों और बेटियों को एम्पावर ही करेगी, वीक नहीं करेगी। तो ये चीज़ है फेवर में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, मतलब ये जो प्रोविज़न है शादी की उम्र बढ़ाने के फेवर में। बाकी माइनॉरिटीज़ ने तो ऑब्जेक्शन किया है बेशक, पर वही चीज़ है, बोले यहाँ पर एम्पावरमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आपके पास में प्लस पॉइंट्स, माइनस तो पहले बहुत कलेक्ट कर लिए थे हमने, अब प्लस पॉइंट्स भी हैं। ऐसे बनाते जाओ बस एक एक चीज़ को लेकर के। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट आर्टिकल है द कोर्ट्स ड्यूटी। आर्टिकल को लिखा है दुष्यंत दवे जी ने। देखो यहाँ पर हेट स्पीच को लेकर के मुद्दा है, और वो भी माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में। देखो जब 25 मई 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जब रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे थे किस कमेटी के सामने, एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटीज। मुद्दा क्या था आपको पता है कि हमारा डिवीजन हो चुका था, और डिवीजन हुआ था रिलीजियस लाइंस पे। तब हमारे यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम्स रुक गए थे और पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदूज रुक गए थे, जबकि कहा क्या था कि बोला हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए है। तो भाई बॉर्डर क्रॉस करो और अपने अपनी जगह पे पहुंच जाओ। माइग्रेंट क्राइसिस आया था ज़बरदस्त। तो ऐसे में उस परिस्थिति में जब एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटीज़ की जब एड्रेस कर रहे थे इस रिपोर्ट के साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, तब उन्होंने अपनी बात कही कि अगर वाकई में माइनॉरिटीज़ ने ये डिसाइड कर लिया, माइनॉरिटीज़ ने और बाकी जो भी मेंबर्स उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि वाकई में हमारे देश में परिस्थितियां बदल गई हैं, और इन परिस्थितियों को, बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें एक सेक्युलर स्टेट होने की ज़रूरत है, तो बोले इसमें अब कोई डाउट ही नहीं है कि जब एक सर्वसहमति कंसेंसस बन गई है तो हमें माइनॉरिटीज़ को बराबर का अधिकार देना चाहिए, एक फेयर ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए, जिससे कि वो कॉन्फिडेंट फील करें, और मेजॉरिटी जिस तरीके से एम्पावर्ड हो उसी तरीके से माइनॉरिटीज़ को भी हम उनको एम्पावर होने का पूरा अधिकार दिया जाए। अल्टीमेटली अगर बात देखें तो उन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टेटमेंट जो था क्या, कि भाई हम एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, दैट इज इंडियन कम्युनिटी। ठीक है जी। अब क्या आ जाता है मुद्दा, ये तो एनेक्डोट हो गया, ठीक है। इसके बाद में मुद्दा आ जाता है वो ये कि हरिद्वार में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में बोला जो अभी जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो कहीं ना कहीं सेक्युलर स्टेट की जो इमेज है उस पर डेंट डालते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखद है। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ तो केवल यह है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड लिबर्टी समथिंग कुछ, ठीक है। स्टेटमेंट रट लेना आप लोग, ठीक है, मेरे से रटा नहीं जाता, मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसमें डिग्निटी की, लिबर्टी की, इनकी आप बात करते हो, बट लिखा हुआ बड़ा है एकदम, और उसको अगर कंट्रोल किया जाएगा, अगर उस पर कोई लिमिटेशन है तो क्या लिखा हुआ है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर पहले से कोई कानून बना हुआ है तो उसके तहत फिर भी कोई काम किया जाएगा, ठीक है। अब हमारे यहां पर सबसे बड़ा कानून कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बोले हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल 21 को इतना ज्यादा ब्रॉडली इंटरप्रेट किया है कि आप एम लक्ष्मीकांत में लिस्ट देख सकते हो कितने राइट्स दिए हुए हैं, और इसमें एक राइट आपको पता ही है अभी, राइट टू प्रिवेसी, और एक राइट आपको आ जाता है कौन सा, राइट टू प्रिवेसी के अलावा
ये जो राइट टू इंटरनेट ये होने वाला है, ये मान के चलो। कारण कि केरला हाई कोर्ट ने या अलग अलग हाई कोर्ट्स ने पहले ही बोल दिया कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का पार्ट है भाई, राइट टू इंटरनेट। कारण कि बोला लॉकडाउन के टाइम पे या फिर कहीं पर भी कोई एग्जाम होती है, जब राजस्थान का एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं, कि यहाँ पर जब भी कोई एग्जाम होती है ना, गवर्नमेंट एग्जाम, तो सबसे पहले इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। अरे भाई आज ऑनलाइन सब कुछ होता है, आप इंटरनेट ऐसे बंद करोगे तो धंधे पूरे के पूरे ठप पड़ जाएंगे, छोटे बच्चों की एजुकेशन रुक जाएगी, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। राइट टू इंटरनेट इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो बोला इस केस में राइट टू लाइफ जो एक छोटी सी बात लिखी हुई है उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसमें मेन रोल किसका आ गया? सुप्रीम कोर्ट का आया कि नहीं, कि एक इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी और उसका राइट टू लाइफ है वो प्रोटेक्ट हो हर एक सिटीजन का। तो बोलो वही चीज है कि आर्टिकल 21 की कंफॉर्मिटी के बेसिस पे ही हम काम करें हमारे देश में। आज अगर आर्टिकल 21 की बात करें तो जो इंटरनेशनल लॉज है ना, उन्हीं के बेसिस पे हमने ये हमारा प्रोविजन ऐड किया है। चाहे आप इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ 1966 की बात करो, जिसमें सीधी सी बात है कि एक इंडिविजुअल के खिलाफ में अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो उसको स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड की जाए, नहीं तो वही बात आ गई, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ऐसे में बात क्या आ रही है कि आर्टिकल 21 अपने आप में इंडियन सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 इन दोनों को इमरजेंसी के पीरियड के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें देखो आर्टिकल 21 की अगर बात करें तो ये प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला है हर एक सिटीजन के लिए, जिसमें हर एक सिटीजन को पूरा अधिकार मिलेगा कि वो अपनी एक डिग्निफाइड जिंदगी जी सके। और ये एक एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन है, ये पूरा का पूरा ड्यूटी है एक स्टेट की, वो इंश्योर करे कि इस अधिकार को प्रिजर्व किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसा नहीं कि आर्बिट्रेरी मैनर में अपने हिसाब से जिस कम्युनिटी को फेवर करना उसको फेवर किया, जिसको नहीं करना उसको नहीं किया। तो सवाल ये आ जाता है कि टाइम पर जस्टिस मिले, और अगर डिले अगर कहीं पे हो जाए तो बोलो उसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ता है फिर। तो सवाल ये है कि जहां कहीं पे इस तरीके की इश्यूज निकल के आ रहे हैं, जहां पर कम्युनल हेट्रेड को बढ़ाया जा रहा है या फिर एक धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को अटैक किया जाना, बोलिए कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज का वायलेशन है सीधा। तो इस केस में उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए जो ओपनली इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं। तो बोले यहां पर क्या इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है? जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसके वीडियोस फैले हुए हैं, क्या इंडियन पीनल कोड के अंडर में कोई अरेस्ट नहीं होना चाहिए? पर अभी तक भी प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं है। और यहीं पर मुझे एक और स्टेटमेंट याद आ रहा है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, जिनका नाम बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, बोले कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा या बुरा नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहे अच्छे से अच्छा बना दो, अगर इंप्लीमेंट करने वाले लोग ढंग के नहीं होंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा। और उल्टा अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपने बढ़िया भी नहीं बनाया और वहां पर जो इंप्लीमेंट करने वाली अथॉरिटीज है वो अगर अच्छी रही तो उस कॉन्स्टिट्यूशन की परफॉर्मेंस शानदार निकल के आएगी। तो ऐसे में रूल ऑफ लॉ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की देखो बेसिक स्ट्रक्चर है। और ये बात देखो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सा कह भी रखा है प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कि भाई हेट स्पीच जो है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ में या किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के खिलाफ में अगर वायलेंस को आउटब्रेक करने के लिए अगर कोई भी कोशिशें की जाए तो वो रूल ऑफ लॉ को अंडरमाइन करेगा, जो कि ठीक बात नहीं है। हेट स्पीच को डिफाइन किया इस केस के अंडर में कि एक ऐसी कोशिश जिसके तहत एक इंडिविजुअल को मार्जिनलाइज किया जाए, मतलब उसको एकदम सेपरेट किया जाए। क्यों? क्योंकि वो किसी एक ग्रुप विशेष से बिलोंग करता है। तो बोले ये बात ठीक नहीं है। इसके अलावा हेट स्पीच जो है वो धीरे धीरे, आपको पता है, एक बार एक हेट स्पीच के चलते ग्राउंड पे थोड़ी बहुत लड़ाई शुरू, फिर उसके बाद में ब्रॉड अटैक होने शुरू हो जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाता है, ऑस्ट्रासिज्म मतलब बहिष्कार करना शुरू कर दिया जाता है समाज से कुछ लोगों का कि भाई तू तो उस ग्रुप विशेष से बिलोंग करता है, सेग्रीगेशन भेदभाव होता है, डिपोर्टेशन निकाल दिया जाता है, वायलेंस आउटब्रेक, और इसका रिजल्ट अल्टीमेटली जेनोसाइड में भी हो सकता है, जैसे कि रोहिंग्या मुस्लिम्स में ने फेस किया है, कहाँ पर, म्यांमार में। तो ये चीज़ें बोले बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो ऐसे में कानून की एब्सेंस तो परेशानी है ही, पर अगर कानून है भी और उसका इफेक्टिव एग्जीक्यूशन नहीं है तो वो और भी ज़्यादा परेशानी का कारण है।
देखो हमारे यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में सीधा फ्रेटर्निटी, भाई बंधुवाद की बात हम सीधी करते हैं, भ्रातृत्ववाद की हम बात करते हैं कि हम भाईचारे की बात करते हैं। तो बी आर अम्बेडकर जी ने सीधी बात कही थी कि अगर फ्रेटर्निटी नहीं रहेगी, एक दूसरे के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होगी, तो हम कैसे यूनाइटेड फील करेंगे, कैसे हम सॉलिडारिटी फील करेंगे, स्ट्रांग फील करेंगे किसी भी एनिमी के खिलाफ में। क्योंकि सोशल लाइफ में जब तक प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होगी तब तक आप अपने एनिमी को नहीं हरा सकते। और बोला अभी जो करंट रिजीम चल रहा है उसमें बार बार लीडर्स के द्वारा कोट भी किया जाता है बी आर अम्बेडकर जी को। तो सवाल क्या है कि सोशल इकोनॉमिक लाइफ को अगर हमें प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाना है तो हमें इस तरीके की हेट स्पीचेस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके आगे फिर रोल आ जाता है जुडिशरी का। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने जब कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के तो फाइनल गार्जियन के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ही यहाँ पर प्रोटेक्शन की है। तो ऐसे में एक एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन है कि अगर एग्जीक्यूटिव्स टाइम पे अपने कानून को एनफोर्स करने में फेल हो रहे हैं तो उस केस में फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी केवल और केवल फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट की रह जाती है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी ओवरऑल देखें तो उनको अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना जरूरी है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स की बहुत ज़्यादा केयर की जाती है और फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए ही हमने कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया है अंडर द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस केस में एक अल्टीमेट प्रोटेक्टर के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को काम करना चाहिए। इसके अलावा देखो सुप्रीम कोर्ट ने आई आर कोलेहो और वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में सीधा कहा था कि भाई पिछले कुछ सालों की अगर बात करें जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तब से बोला फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, खुद ने ये डिसाइड किया था। तो ये सबसे पहली ड्यूटी तो ये है कि स्टेट अथॉरिटीज इनके लिए काम करें और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रमोट करें। क्योंकि रूल ऑफ लॉ की अगर बात करें तो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उसमें लिखी हुई जो वैल्यूज है वही अगर प्रोटेक्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन हो रही है, इसका मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो बोले इनके लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ड्यूटी है कोर्ट की कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को अपहेल्ड करे, एनफोर्स करे कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस को, जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको प्रॉपरली अप्लाई करे। क्योंकि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बेशक आप एक्सप्रेस करो पर पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, जो हमारे फॉरेन अफेयर रिलेशंस हैं उनको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दे सकते ना। तो आर्टिकल 19 के अंडर में जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दी हुई है उन पर भी हमें काम करने की जरूरत है। तो अल्टीमेटली आखिरी आशा कौन है? जुडिशरी। अब देखते हैं क्या होता है आगे। ये था पूरा मुद्दा। बाकी जो मैंने आर्टिकल आपको बताया ना कोविड वाला, वो जरूर आप खुद से पढ़ना, ठीक है। इसके आगे लास्ट आर्टिकल देखो। इस आर्टिकल में तो यही बताया जा रहा है कि ट्रेड बहुत अच्छा रहा है। 9 महीने का डेटा है अभी 2021 का, उसमें लगभग हमारा एक्सपोर्ट कितना रहा है? $299.74 बिलियन का, जो कि कंपैरेटिवली 37% ज़्यादा रहा है प्री पेंडेमिक लेवल से। मतलब 2019 में जो हमारा एक्सपोर्ट था ना उससे भी अच्छा परफॉर्म करने लग गया है हमारा एक्सपोर्ट। पर मेनली हमारा एक्सपोर्ट किससे रिलेटेड है? मर्चेंडाइज, दैट मीन्स गुड्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और वैसे अगर प्री पेंडेमिक पीरियड के टाइम पे देखें तो एक साल में $300 बिलियन के लगभग ही एक्सपोर्ट हुआ करता था, जो कि अब की बार सिर्फ 9 महीने में ही $300 बिलियन के लगभग एक्सपोर्ट हो गया। तो ओवरऑल कितना एक्सपोर्ट हो जाएगा 2021 का? अगर हम देखेंगे ये 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर का, तो $400 बिलियन। तो देखो वैसे तो यूएस, यूरोप, इनको हम ज़्यादा एक्सपोर्ट किया करते हैं। अब वहाँ पर ऑलरेडी देखो प्रॉब्लम चल रही है ओमिक्रॉन की वजह से, पर फिर भी हम एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात है। दूसरी तरफ अगर हम ऑयल को एक्सक्लूड कर दें तो भी हमने लगभग $257 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है शुरुआती 9 महीनों में। तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ है। और मेन किस किस में किया है वो देख लो। एक तो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल में, ये ध्यान रखें आप। इसके अलावा इंपोर्ट भी हमारा राइज हुआ है, ऐसी बात नहीं इंपोर्ट राइज नहीं हुआ है, इंपोर्ट भी हमारा राइज हुआ है, लगभग $59.3 बिलियन तक राइज हुआ है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अगर दोनों बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया की इकोनॉमी इंटीग्रेट कर रही है। पर सवाल क्या है कि प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसीज चल रही है, जैसे कई बार कुछ एक्सपर्ट्स का आर्ग्यूमेंट आता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में आप सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाना चाहते हो, तो बोला हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस 1990 से पहले कुछ था, तो बोलो इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। तो ऐसे में अभी सरकार जो है हमारी
वो देखो ब्रॉडर ट्रेड पॉलिसी पे काम भी कर रही है, ऐसी बात भी नहीं है। जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए जो कहते हैं ना अर्ली हार्वेस्टिंग जो एग्रीमेंट्स हैं उनके लिए काम अभी नेगोशिएशन चल रहे हैं यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएई के लीडर्स के साथ में। अब देखने वाली बात है कि कब किसके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे साइन होते हैं। तो सवाल क्या है कि ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ हमारे इंटीग्रेशन और ज़्यादा बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आज चाइना की इकोनॉमी कितनी ज़्यादा राइज हो चुकी है, यहाँ तक कि वो अब सीधा यूएसए को चैलेंज करता है, तो उसके पीछे एक्सपोर्ट ही है मेन। तो हमें एक्सपोर्ट को बूस्ट करने की ज़रूरत है, कॉम्पिटिटिवनेस लेकर के आनी चाहिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में ट्रेड एग्रीमेंट्स करनी चाहिए अलग अलग काउंटर पार्ट्स के साथ में, जो दूसरे कंट्रीज हैं उनके साथ में। ठीक है, साथ में जो टैरिफ हम लगाते हैं, जो टैक्सेशन लगाते हैं, उनको भी थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों हम प्रमोट कर सके। ठीक है जी, तो ये डिस्कशन में जो भी चीज़ें थी वो हमने देख लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, एक चीज़ और, इंपोर्ट हमने क्या क्या किया था वो देख लो। इंपोर्ट ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गुड, मशीनरी, केमिकल्स। ठीक है, थैंक यू।